हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का यहाँ पर केमिस्ट्री का मोस्ट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि कल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग वीडियो को जितना जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा और जितने मैक्सिमम स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ेंगे 11th क्लास के, उतना मैक्सिमम आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग यहाँ पर 40 में 40 सही करके आएंगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ। बस मैं जितना करा रहा हूँ आप लोग उतना कर लीजिए। मैंने इंग्लिश में आई थिंक 3 या फिर 4 वीडियो दिया था, उतना में लगभग 25 या फिर 30 क्वेश्चन डायरेक्टली मैच किया था। अगर आप लोगों ने देख करके गया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और देखिए, आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको यहाँ पर आंसर बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट टिक करा दूंगा, सोल्व कराऊंगा, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं कराऊंगा। डीप कराने को चाहूँ तो बहुत ज़्यादा डीप करा सकता हूँ। 40 क्वेश्चन कराने को मैं 2-2 घंटा करा दूँ, ठीक है। 2-2 घंटा में 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उतना डीप अभी कराने का कोई मतलब निकल के आएगा नहीं। आपके पास भी टाइम कम है, ठीक है, मेरे पास भी टाइम कम है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी तरीका से करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक, वैसे भी ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में बस आपको करना आना चाहिए, और ज़्यादा डीप अभी नहीं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो डीप तो आपको पढ़ने के समय आना चाहिए। अभी ज़्यादा डीप बताने का कोई मतलब निकल के आएगा नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। चलिए चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान का एसआई मात्रक है। तो देखिए, तापमान का मतलब कि मात्रक अगर देखा जाए, यूनिट देखा जाए, तो बहुत सारे होते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर है आप लोग का सेंटीग्रेड, ठीक है, केल्विन, ये सारे आ जाएंगे। अगर यहाँ पर हिंदी में देखना चाहें तो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड सारे होते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर तापमान का क्या देखा जाए, मात्रक देखा जाए, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, एसआई यूनिट पूछा है। क्या पूछा है, एसआई यूनिट, यानी कि एसआई मात्रक पूछा है। तो एसआई मात्रक वन एंड ओनली होता है, जो कि होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि क्या क्या कंटेंट्स करता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीन चीज को क्या करता है, कंटेंट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव, कार्बन इतना है 38.71% एंड हाइड्रोजन है 9.67%। द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी, इम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक, कंपाउंड का। हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी में, अभी सोल्व कराऊंगा। सोल्व तो किसी एक मीडियम में ही होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअली बोल सकते हैं इसको न्यूमेरिकल बेस है। एक कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है, मतलब कि ये तीनों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इसके तत्वों के विश्लेषण से कार्बन इतना प्रतिशत है, हाइड्रोजन इतना प्रतिशत प्राप्त होता है, मतलब कि इतना इतना प्रतिशत है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है। मूलानुपाती सूत्र को ही हम लोग बोलते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे, कार्बन हमको गिवन है कि इतना प्रतिशत है, हाइड्रोजन हमको गिवन है, तो ऑक्सीजन हम लोग निकाल नहीं लेंगे। इन लोग दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दीजिए, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर परसेंटेज हमको पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा होता है 100%, ठीक है। पूरा जो कंपाउंड होगा आपका, पूरा 100% होगा ऑब्वियसली। और इन लोग दोनों को जोड़ करके अगर माइनस कर दे 100 में से, तो हमारा निकल जाएगा ऑक्सीजन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, आप लोग कर लीजिएगा। इसका जब आप लोग ऐड करके 100 में से माइनस कीजिएगा, तो ऑक्सीजन आपका निकल के आ जाएगा 51.62%। कितना, 51.62% आपका ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा। तो कार्बन आपको यहाँ पर गिवन है, हाइड्रोजन आपको गिवन है कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन हम लोगों ने निकाल लिया कि कितना परसेंट है। तो इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग मोल निकाल लीजिए। कार्बन का मोल निकाल लीजिए, हाइड्रोजन का मोल निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का मोल निकाल लीजिए। तो मोल हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसका भी मोल निकालना है तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो देखिए, कार्बन का गिवन मास आपको पता है कितना है, 38.71, ठीक है। मोलर मास कितना होता है कार्बन का, 12 होता है। कार्बन का मोलर मास 12, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना निकल जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो ये 3.22 निकल कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बन। ऐसे ही मोलर मास सॉरी, मोलर मास नहीं बल्कि मोल निकालते हैं, किसका, किसका मोल निकालते हैं, तो निकालते हैं यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का तो गिवन मास है 9.67, मोलर मास होता है इसका 1, तो ये 9.67 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर निकाल ले किसका मोल, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी निकाल ले, तो ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है, अभी तुरंत हम लोग यहाँ पर निकाला, तो 51.62 अपॉन में इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन का होता है 16, डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3.22। ठीक है, देखिए हमारा कार्बन का मोल निकला 3.22, हाइड्रोजन का मोल निकला 9.67 और ऑक्सीजन का मोल निकला 3.22। तो क्या कीजिए, हमको यहाँ पर रेशियो एक्चुअली निकालना होता है। रेशियो निकाल करके हम लोग यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, क्या कीजिए 3.22 से इसमें भी डिवाइड कीजिए, इसमें भी डिवाइड कीजिए, इसमें भी डिवाइड कीजिए, ये आपका 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन का भी आपका 1 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन का, तो ये लगभग लगभग एग्जैक्टली तो नहीं आएगा 3, लेकिन लगभग लगभग आपका एकदम 3 आ जाएगा। ठीक है, एक आध पॉइंट इधर उधर होगा तो हम लोग उसको 3 ले लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा 131। तो इस प्रकार से ठीक होता है ऐसा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1:3:1 जो दिया होगा वही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में देख रहा होगा, कार्बन 1 में है और हमारा हाइड्रोजन 3 रेशियो में है और ऑक्सीजन 1 रेशियो में है। क्यों? क्योंकि हमारा कार्बन 1 निकल के आया था, हाइड्रोजन 3 निकल के आया था और ऑक्सीजन 1 निकल के आया था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3 करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा देखिएगा यहाँ पर थर्ड नंबर वाला क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल। ठीक है, 4d बोले 3d बोले डजेंट मैटर, यहाँ पर d बोल दिया, सिर्फ इतना ध्यान रखिए आप लोग, डी बोल दिया इतना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जानते हैं डी में कितने होते हैं, यहाँ पर आपका 5 होता है, 1 2 3 4 और एक 5। तो इसमें भी 2 आ सकता है, 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 मतलब कि 2 4 6 8 10, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr, मतलब कि क्रोमियम, और यहाँ पर इसका हमको परमाणु क्रमांक दे रखा है। ठीक ना, एटॉमिक नंबर दे रखा है 24। तो देखिए ये एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, ये हमारा एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जनरली क्रोमियम का लिखें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गन 18, ठीक है, आर्गन 18 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4:2, यानी कि आर्गन 18 2 20 और हमारा यहाँ पर क्या जाना 4 24 आ जाना चाहिए, यानी कि 35। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा करिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑर्बिटल हाफ हो जाएगा और यहाँ से एक निकल के जाएगा, मतलब कि आर्गन 18 रहेगा। ठीक है, आर्गन 18 और ये पहले हमारा ये 3d5 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड हो जा रहा है, और यहाँ पर 4s1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक्सेप्शन दिखाता है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ठीक है, और हिंदी में भी वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी में मैं क्या ही पढ़ूँ। इसके बाद 5 नंबर वाला देखिए क्या है कि द डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ क्या है, टेनिस बॉल ऑफ मास कितना है 60 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली। हिंदी में आप क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में पढ़ने लायक है। क्या बोल रहा है कि 60 ग्राम भार वाली, भार कितना है 60 ग्राम, एक टेनिस का गेंद है 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की वेग से क्या है, ये हमको वेलोसिटी है, वेलोसिटी दे रखा है, और साथ में हमको एम भी गिवन है, जो कि 60 ग्राम, कितना है 60 ग्राम है। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 60 × 10 के पावर में -3 केजी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गति से वेग से गति कर रही है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है ना, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको पहचान दीजिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू होता है हमारा h/mv, क्या होता है h/mv। ठीक है, और यहाँ पर h क्या है हमारा, h है प्लैंक कांस्टेंट, h क्या है, h है प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है, m है मास, v क्या है, v है वेलोसिटी। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और प्लैंक कांस्टेंट यहाँ पर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए डी ब्रोगली मतलब कि यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या जगह, इसको मैं अच्छे प्रकार से लिखता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू आपका यहाँ पर हम लोग रखते हैं प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻24 और अपॉन में एम यहाँ पर केजी में रखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा केजी में, यानी कि 60 इंटू 10⁻³ रखेंगे, और यहाँ पर क्या जाएगा हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10। ठीक है, जब आप लोग इसको इधर उधर कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कैलकुलेट यहाँ पर करने बैठा नहीं हूँ। ठीक ना, और यहाँ पर ये इन सब मतलब कि इन सब से मतलब है नहीं, मैं यहाँ पर 10 के पावर से मतलब है, क्योंकि 10 के पावर में हमको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर ये ओवरऑल निकल के आएगा। देखिए ओवरऑल निकल के आ जाएगा 1.103 इंटू 10⁻23। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इससे मतलब है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन बाकी आप लोग कर सकते हैं, अगर कहीं पर इधर उधर हो रहा तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड ऑफ क्या है पीरियोडिक टेबल इज, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है। जो आवर्त सारणी का चौथा आवर्त है ना, चौथा आवर्त, उसमें तत्वों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, दो फॉर्मूला होता है एक्चुअली, मैं यहाँ पर दोनों लिखता हूँ। एक होता है n+2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और एक होता है क्या होता है, एक और होता है n+1 अपॉन में
n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या होता है, अपॉन में होता है यहाँ पर 2। देखिए अगर सम यहाँ पर सम डिजिट आपको दे रखा है, जैसे अगर 4 पूछ दे यहाँ पर, जैसे 4th पीरियड का पूछ दिया, 6 पीरियड का पूछ दिया, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। 3 पीरियड का पूछ दिया, 5 पीरियड का पूछ दिया, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब हम लोग इसका यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास सम दे रखा है। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे n के जगह पर 4 प्लस में 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और अपॉन में 2, 4 to 6, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 और अपॉन में 2 यानी कि 18 निकल का जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट। ठीक है, 7 नंबर देखिए कि द आयोनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस और Na+ फॉलो द ऑर्डर। ठीक है, आयोनिक रेडियाई पूछ रहा है इसका। ठीक है, अभी यहाँ पर हिंदी में एक बार पढ़ते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं। ये आपको गिवन है N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na+ के आयनिक त्रिज्या का क्रम, आयनिक त्रिज्या का क्रम बनाना है। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये है हमारा नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन और ये है हमारा सोडियम। ठीक, परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका होता है 7, इसका होता है 8, इसका होता है 9, इसका होता है 11। अगर प्रोटॉन की संख्या देखा जाए, प्रोटॉन की संख्या जनरली अगर देखा जाए जनरली, ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगा, प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसमें प्रोटॉन की संख्या 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 11, क्यों, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक के बराबर ही होता है प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर मेन मायने रखता है। देखिएगा जनरली तो हमारे यहाँ पर होता है कितना, मतलब कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन में जनरली इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, लेकिन यहाँ पर 3 माइनस है, मतलब कि 3 और जुड़ रहा है, मतलब कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और ऑक्सीजन में होता है जनरली 8, लेकिन यहाँ पर 2 और है, मतलब कि यहाँ पर भी 10 होगा। फ्लोरीन में होता है 9, लेकिन एक यहाँ पर माइनस, मतलब कि एक और जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर भी 10। और यहाँ पर सोडियम का होता है 11, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब कि यहाँ पर 10 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में बराबर है, प्रोटॉन की संख्या सिर्फ यहाँ पर क्या है, कम बेसी है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी त्रिज्या, तो देखिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए प्रोटॉन है 11, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 10। तो प्रोटॉन क्या करता है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठता है। तो 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से पकड़ लेगा, मतलब कि इसका त्रिज्या एकदम सबसे कम होगा। ठीक है, इसका त्रिज्या सबसे कम होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इस प्रकार से। तो ऐसा आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, ऐसा आपको कहीं पर दिख रहा है N3, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या होगा, सबसे कम इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, हाँ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सबसे कम इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे ज्यादा त्रिज्या इसका होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन में आपके 7 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि प्रोटॉन कम संख्या में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ नहीं पाएगा, तो इसका त्रिज्या सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसका त्रिज्या सबसे ज्यादा, फिर उससे कम इसका, 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 इस प्रकार से आपको मैंने समझा दिया डिटेल में। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। इसके बाद 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एल्काइली मेटल इन ईच पीरियड है। एल्काइली मेटल क्या होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, आप लोग जानते होंगे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम तो नहीं आएगा, लिथियम, सोडियम और इसके नीचे जो भी आते हैं, ठीक है ना, ये सारे एल्काइली मेटल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पूछ रहा है, एल्काइली मेटल इन ईच पीरियड है, तो लोवेस्ट IE1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2 करेक्ट। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, सभी आवर्त में क्षारीय धातु ब्लैंक गुण को प्रदर्शित करते हैं, तो निम्नतम IE1 को। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज, BeCl2 का आपको क्या पूछ रहा है, डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, यानी कि BeCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए आप लोग चाहे तो इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, सिंपल तरीके से समझिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो Be, एक Cl हो जाएगा हमारा इधर और एक Cl हो जाएगा हमारा इधर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट है, एक वेक्टर इधर होगा और एक वेक्टर इधर होगा, और इनके बीच में कोण देखा जाए तो 180 डिग्री होगा, और ये एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे, मतलब कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, डाइपोल मोमेंट एक्चुअली 0 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3rd करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन क्या है, प्रोपाइन, प्रोपाइन में क्या आपसे पूछ रहा है, प्रोपाइन में आपसे पूछ रहा है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना कितना होगा। तो देखिए प्रोपाइन का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर H होगा, फिर यहाँ पर कार्बन होगा, ठीक, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि प्रोपाइन है, आइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, और CH3 को मैं यहाँ पर खोल के लिखता हूँ, एक H ऊपर, एक इधर, एक इधर, देख लीजिए सारा कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रोपाइन बनता है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले देख लेते हैं, 1 2
3 4 और यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है, 2 पाई 1 सिग्मा और यहाँ पर 1, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा हो गया क्या, 6 हो गया सिग्मा और 2 हो गया पाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका फर्स्ट करेक्ट। इस प्रकार से, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसमें 1 सिग्मा होता है 2 पाई होता है, अगर डबल बॉन्ड रहे तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, वही हिंदी में है कि प्रोपाइन में सिग्मा एवं पाई आबंध की संख्या, तो जैसे ऊपर किया वैसे इसमें भी होगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, कौन सा VSEPR थ्योरी, द जियोमेट्री ओफ BRF5 का आपसे जियोमेट्री पूछ रहा है, BRF5 का। तो देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, BRF5 का जियोमेट्री क्या होता है, BRF5 का जियोमेट्री होता है आपका स्क्वायर पैरामिडल। कैसा स्क्वायर पैरामिडल, अगर आप लोग बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, एक यहाँ पर दे दीजिएगा F और एक यहाँ पे और 3 इधर दे दीजिएगा, ठीक है, या फिर ऐसे बनाते हैं, ऐसे। सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, मैं बना ही देता हूँ। देखिए BR को बीच में लिख लीजिएगा, एक इधर दे दिए, एक इधर दे दिए, 1 मिनट, ठीक है, एक इधर, एक इधर, ठीक है, और एक कहीं से दे दीजिए, यहाँ से दे दीजिए या फिर यहाँ से दे दीजिए, कहीं एक जगह से दे दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर से दे रहा हूँ, तो ऐसे ये प्लेनर होगा और इसके बाद ये एक जो ये नीचे वाला है ये पिरामिड के जैसा हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली 2D में बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद वही होगा वर्ग पिरामिड कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार BRF5 की ज्यामिति क्या होगा, तो वर्ग पिरामिड होगा, ठीक, समझाया मैंने आपको। इसके बाद 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PCl5 तो PCl5 में P की संकरण अवस्था, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है Cl 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 Cl, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें संकरण अवस्था पूछ रहा है, तो देखिए ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, मतलब कितने सिग्मा, 5 सिग्मा है, ठीक है ना। 5 सिग्मा का क्या होता है sp3d, ठीक है। अगर 4 सिग्मा होता है तो sp3, अगर 3 सिग्मा होता है तो sp2, अगर 2 सिग्मा होता है तो sp, ऐसे आप लोग याद रखेगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा sp3d, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक, क्योंकि हमारे पास 5 सिग्मा था, 5 सिग्मा मतलब sp3d, ठीक, मैंने आपको जो बताया उसको याद रखेगा, उस प्रकार से आप लोग कर पाएंगे। इसके बाद देखिए हिंदी में भी वही क्वेश्चन था ना, हाँ हिंदी में भी मैंने पढ़ दिया। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि अ गैस विच ऑफ ऑलवेज गैस लो एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आइडियल गैस बोलते हैं। जब सभी जगह पर ये मतलब कि ओबे कर रहा है तो ये ऑब्वियसली आइडियल गैस है। हिंदी में देख लीजिए कि वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है उसे कहते हैं आदर्श गैस, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर वाला क्वेश्चन, 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है बट एकदम इजी है, देखिएगा। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 यहाँ पर डेसीमीटर ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या क्या गिवन है एक बार जरा सा लिखते हैं, क्या क्या गिवन है एक बार जरा सा लिखते हैं। P1 हमको गिवन है 1 बार, कितना 1 बार, ठीक है। हमको यहाँ पर V1 गिवन है जो कि कितना है 1 मिनट, V1 है 500 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर V1 भी हमको गिवन है और V2 भी गिवन है जो कि है 200, ठीक है, ये है 200, और टेम्परेचर भी गिवन है जो कि है कितना 30 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि एक ही टेम्परेचर दे रखा है, फिर यहाँ पर बदल नहीं रहा है, मतलब कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमको निकालना क्या, हमको निकालना है P2। तो देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे बॉयल्स लॉ, कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, मतलब कि बोल सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा P2 V2 आ जाएगा, ठीक है। और हमको यहाँ पर P1 पता है और यहाँ पर हमको V1 पता है, V2 पता है, सिर्फ P2 ही तो नहीं पता है और वही तो हमको निकालना है। तो बस मान रखा के यहाँ पर पुट कीजिए सारा मान, P2 के अलावा हमको सारा वैल्यू दे रखा है और जब आपको सारा वैल्यू पुट कीजिएगा कैलकुलेशन कीजिएगा तो P2 इज इक्वल निकल कर आ जाएगा 2.5 बार, कितना 2.5 है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए कि 300 डिग्री सेल्सियस ताप 1 बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। न्यूनतम दाब की आवश्यकता पूछा था जो कि हम लोगों ने निकाल लिया बॉयल्स के नियम के अनुसार। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है, तो कैसी होती है, शून्य होती है, याद रखिएगा डायरेक्टली। कौन सा क्वेश्चन से 15 नंबर डायरेक्ट याद रखिएगा, शून्य होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि द एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट
इसी बात को ध्यान रखेगा। स्टैंडर्ड स्टेट जब भी पूछेगा तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज माइनस का 46.0 क्या है यहाँ पर किलो जूल है पर मोल। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 2NH3 गैस से N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तो देखिए हम लोग अमोनिया को कैसे फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन कैसा होता है ये समझिए आप लोग थोड़ा सा। हम लोग ऐसे करते हैं N2 प्लस में H2 और ये हो जाता है हमारा NH3। अगर बैलेंस कर ले तो ये होता है हमारा 2 और ये होता है 3 बार, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर जो क्वेश्चंस में दे रखा है जस्ट इसका उल्टा दे रखा है, यहाँ से हमको यहाँ दे रखा है जस्ट उल्टा दे रखा है। और हमको NH3 का सिर्फ NH3 का हमको यहाँ पर गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू में क्या करेंगे माइनस का 46 ये कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो ये माइनस का 92 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमको इस तरह से दे रखा है, लेकिन एक्चुअली होता है ऐसा, मतलब कि रिवर्स में, मतलब कि रिवर्स में है तो आपका साइन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा साइन और 92। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन जो कि क्या है देखिएगा, हिंदी में भी वही था ना जी। अमोनिया का विरचन एंथैल्पी इतना है, अमोनिया का विरचन एंथैल्पी इतना है। तो ये इक्वेशन दे रखा था अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन, जो कि ऊपर मैंने आपको करके बताया। इसके बाद आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि क्या है कि अ रिएक्शन A प्लस B क्या कर रहा है, C प्लस D प्लस Q दे रहा है, इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज द रिएक्शन विल बी। तो इतना देख के तो आपको समझ में आ रहा हो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सोथर्मिक है। क्या है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब कि क्या जगह कि पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल हो, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 करेक्ट, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। हिंदी में देखिए कि एक अभिक्रिया A प्लस बी बराबर C प्लस D प्लस Q के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया तो अभिक्रिया यह अभिक्रिया संभव है। तो क्या है, किसी भी ताप पर यह अभिक्रिया हो सकता है, ठीक है, एनी टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, क्या है देखिएगा, यहाँ पर दिया गया ना फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है। इसके लिए क्या निकालना है, इक्वेलिवेरियम कांस्टेंट निकालना है, जिसको कि हम लोग Kp से डिनोट करते हैं। तो Kp इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर PCO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका बी करेक्ट, याद रखिएगा, ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। इसके बाद आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, और हिंदी में भी वही सेम था, इसको अभिक्रिया के लिए हाँ वही सेम है। इसके बाद 19 नंबर बोला कि द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज, तो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है। तो देखिए इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा NH4+, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड हमसे पूछ रहा है तो NH4+ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद 19 तो हो गया ना, 20 पे आते हैं। 20 विच ऑफ द फ्लोइंग इज लुइस एसिड पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा लुइस, हिंदी में मैंने आपको ऊपर बताया 19 नंबर का, देख लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए। इसको बोलते हैं संयुग्मित अम्ल, क्या बोलते हैं संयुग्मित अम्ल, NH3 का संयुग्मित अम्ल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 20 नंबर बोला निम्न में से कौन सा लुइस अम्ल है, तो लुइस अम्ल कौन सा है, लुइस अम्ल है हमारा NH3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद 21 नंबर बोला कि द pH ऑफ 10⁻10 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू, ये किसके नियरेस्ट होगा ये पूछ रहा है, तो किसके नियरेस्ट होगा, 7 के नियरेस्ट होगा ना। इसके बाद 22 नंबर बोला देखिए कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3- इज, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आता होगा, ये 12th में भी आपका काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, DNF ब्लॉक में ये आपका काम आएगा, ठीक है ना, DNF ब्लॉक में एज इट इज काम आ जाता है और ये हर साल पूछता भी है, ठीक है ना। 12th का मैं बता रहा हूँ, 11th में भी है लेकिन 12th में भी ये काम आता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखा ही देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। देखिए क्लोरीन का निकालना है तो X मान लीजिए, ठीक, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पर माइनस है, -1, ये इसके इक्वल है। तो X माइनस का 6 इज इक्वल टू -1, मतलब कि X इज इक्वल टू उधर जाकर के प्लस का 6 और माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 5, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। वही पूछ रहा था हिंदी में भी कि ClO3- में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, तो मैंने अभी आपको निकाल करके बताया। इसके बाद 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए कि द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है, यानी कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए हिंदी में ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। अगर इंग्लिश में देखें तो क्या होता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में ही इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, ठीक है, बहुत सिंपल था। इसके बाद देखिए आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे देखिएगा 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इन द रिएक्शन
CuO सॉलिड प्लस H2 गैस इज इक्वल टू Cu सॉलिड प्लस H2O गैस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है यहाँ पर पूछ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिंदी में देखिए कि अभिक्रिया ये गिवन है, ये गिवन है में ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक कौन है, Cu है। कौन, Cu। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड, Cu है ऑक्सीकारक। ध्यान रखिएगा CuO नहीं, Cu, सिर्फ Cu, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे देख लीजिए, डायरेक्ट याद रखने वाला है कि द बॉन्ड एंगल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज। तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या पूछ रहा है आपसे, बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, तो जो कि होता है 104.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। यानी कि जल अणु का आबंध कौन होता है, 104.5 डिग्री, ठीक है। इसके बाद 26 ने बोला कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्या है, क्वाइकलाइम इज। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्वाइकलाइम इज। तो क्वाइकलाइम का क्या पूछ रहा है आपसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा, बिना बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र। तो बिना बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र क्या होता है, CaO, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट, ठीक है। कभी कभी बुझा हुआ चूना भी पूछ देता है, ठीक ना, कभी कभी बुझा हुआ चूना, तो इसको जल्द से करा दीजिए, तो वही आपका बुझा हुआ चूना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 27 ने बोला कि ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन। तो पीरियोडिक टेबल आपको 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, ये आपको बार बार पढ़ना है, तो याद रखिएगा। जो आपका सबसे किनारे इधर होता है, ये होता है हमारे एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक। और इधर हमारा जो ये बीच में होता है, ये हमारा होता है डी ब्लॉक वगैरह, ठीक है ना, डी ब्लॉक वगैरह, ठीक है। और आगे हमारा होता है पी ब्लॉक, यहाँ इधर जो होता है ये हमारा इधर पी ब्लॉक होता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो इधर से मतलब मत रखिए, इतना से सिर्फ मतलब रखिए। एस ब्लॉक आपसे पूछा है, तो एस ब्लॉक सबसे किनारे होता है, जिसमें कि ग्रुप 1 और 2 सिर्फ आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह सिर्फ और सिर्फ 1 करेक्ट। यानी कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्वों में उपस्थित होते हैं, तो समूह 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ समूह 1 और 2, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर क्या है कि द नेचर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरॉक्स इज। क्या पूछ रहा है कि नेचर पूछ रहा है, नेचर क्या, द नेचर ऑफ एन ऑक्चो सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। तो कैसा नेचर होता है, बेसिक। कैसा, बेसिक। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में कि बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति। मैं आपको बोरेक्स का फार्मूला बताता हूँ। बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, Na2B4O7, ये होता है बोरेक्स। अगर इसको जल से रिएक्शन कराएंगे तो इसका प्रकृति कैसा होगा, यही पूछा था। तो ये क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर पूछा है, तो एल्यूमिनियम का ओर कौन सा होता है, बॉक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर 4 जाएगा करेक्ट। यानी कि एल्यूमिनियम का एस कौन सा होता है, बॉक्साइड होता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कि अब यहाँ से ऑर्गेनिक है आपका, IUPAC नेम ऑफ CH3CH2CO CH2CH3। तो ये कुछ नहीं, सिंपल मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ। CH3CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर एक मिनट, C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर है आपका CH2 और यहाँ पर है आपका CH3, इस प्रकार से। तो देखिए नंबरिंग किधर से भी कीजिए सेम नंबर आएगा, किधर से भी कर दीजिए, डजेंट मैटर। तो इधर से भी किधर से भी कीजिए, ये बीच में है, मतलब कि किधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी क्या जाएगा आपका पेंट, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा पेंट एन, ठीक है, पेंट एन, और यहाँ पर 3 पर ऑन ग्रुप है, यानी कि पेंटेन 3 ऑन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह थर्ड करेक्ट, पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। और हिंदी में भी वही होगा, पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। इसके बाद 31 ने बोला कि द पोजिशन आइसोमर ऑफ CH3CH2CH2OH इज। इसका पोजीशन आइसोमर पूछ रहा है, तो पोजीशन आइसोमर कुछ नहीं होगा, ये CH3O यहाँ पर आ जाएगा CH2CH3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका ए करेक्ट, ठीक है। 31 नंबर का, 31 नंबर का कौन सा, 31 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। क्यों, क्योंकि पोजीशन आइसोमर पूछा था, पोजीशन आइसोमर को हिंदी में बोलते हैं स्थिति समायोग, तो बस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। इसके बाद 32 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि ये आपको गिवन है, ये पूछ रहा है कि क्या है, क्या है, तो ये क्या है, ये है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। क्या है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये रेडिकल आपको दिख रहा है, तो आइसोप्रोपाइल मुक्त मूलक हिंदी में इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए 33 ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा कि इनमें से कौन सा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंदी पर जोर दिवा रहा हूँ कि हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा बहुत ईजी तरीके से। इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब कि इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा, जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं अट्रैक्शन कैसा होता है, बॉयज गर्ल्स, बॉयज बॉयज में तो अट्रैक्शन होगा नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से नहीं पूछ रहा है, ठीक ना,
इलेक्ट्रॉन से नहीं मतलब कि ये खुद तो नेगेटिव है, खुद ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव से प्यार होगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि Cl+, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 34 नंबर कि विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो कौन सा कार्बन केटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे फिर कम होता है 2 डिग्री, उससे कम होता है 1 डिग्री और सबसे घटिया होता है 0 डिग्री। ठीक है, सबसे अगर स्टेबल पूछा जाए तो सबसे स्टेबल होता है 3 डिग्री, और 3 डिग्री अगर इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। इस प्रकार से बनता है CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये होता है पॉजिटिव। और ये आपको 12th क्लास में ये आपको पढ़ना होगा, ये हमारा एक मध्यवर्ती के रूप में रहता है, ये हमारा क्या होता है मध्यवर्ती के रूप में बनता है। ठीक है, 12th क्लास में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मतलब 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और हिंदी में भी वही है कि निम्नलिखित कार्बोधनायनों में से सबसे अधिक स्थायी तो 3 डिग्री वाला ही होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सेकंड करेक्ट। इसके बाद 35 नंबर वाला महाफर्जी क्वेश्चन, ये यहाँ पर दे रखा है, ये पूछ रहा क्या है, तो क्या है साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ठीक है, 6 कार्बन है जी और सिंपल तरीके से जुड़ा हुआ तो साइक्लोहेक्सेन है, और यही अगर ऐसे कर देता ना, ये यहाँ पर लगा दे यहाँ पर तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, और सिंपल यहाँ पर घुमा कर रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इसके बाद देखिएगा 36 नंबर बोला कि द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्स बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ पेंट टू इन इज, पेंट टू इन का क्या हम लोग करेंगे, इसका हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल मिलता है। पेंट टू इन के ओजोनी अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों के IUPAC नाम क्या होगा, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल। ठीक है, इसके बाद देखिए 37 नंबर बोला एक से आप यहाँ मतलब कि आपसे प्रिपरेशन मेथड पूछा है कि CH2 CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि यहाँ से आपसे पूछ रहा है इन यानी कि एल्क इन, कौन सा एल्केन एल्किन एल्किन कैसे बनाया जा सकता है, ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो एल्किन हम लोग कैसे बना सकते हैं, हीटिंग CH3CH2OH विथ एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड करेक्ट। हिंदी में भी वही होगा कि इसका विभेदन कैसे किया जा सकता है, तो CH3CH2OH को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म कर। इसके बाद 38 नंबर बोला कि द कॉमन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो कॉमन पूछ रहा है, कॉमन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो कि होता है OH, कौन सा होता है OH, सामान्य अर्थों में पैरा निर्देशित समूह क्या होता है OH होता है। इसके बाद 39 नंबर बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर, क्या है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, हिंदी में देखिएगा, हिंदी में भी यहाँ पर पढ़ देता हूँ कि ऊपरी समताप मंडल में कौन ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है, तो ओजोन परत के क्षय के लिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा फ्रियोन, क्या जाएगा फ्रियोन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा 4 करेक्ट। इंग्लिश में भी वही होगा, फ्रियोन ही होगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर बोला जो कि क्या है कि क्या है बिसाइड्स CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैस इज, यानी कि CO2 के अलावा हरित गृह गैस के लिए कौन सा यहाँ पर जिम्मेवार है, यह पूछ रहा है। तो देखिए CO2 के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और यहाँ पर आपका मीथेन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको मीथेन दिया है तो ऑप्शन नंबर ए को कीजिएगा टिक, और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो ये 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे प्रकार से किया है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और मैक्सिमम 11th क्लास के बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम तैयारी कराया जा सके, और नेक्स्ट आपको फिजिक्स का मिलेगा तो फिजिक्स के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।